वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका आज हमारा पार्ट 9वां होने वाला है। इसके पहले हम 8 भाग इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ नए प्रश्न होते हैं तो कुछ नए प्रश्न हम शामिल करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, जो सीरीज है आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एवं दोस्तों राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछाता है, उन सभी में आपके लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी हम नए वीडियो लाएं उसका आपके पास अपडेट सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है। साथ दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो आप वीडियो को पूरा देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आप हमारा पूरा कंटेंट वगैरह नहीं समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो तो पूरा जरूर देखें यार, है ना। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। और दोस्तों, प्रश्न पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर, दूसरा है अनूपपुर, तीसरा है छतरपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीराजपुर। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। क्योंकि दोस्तों अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अलीराजपुर एक तरफ तो गुजरात से सीमा बनाता है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से अपनी सीमा बनाता है। चलिए हम मध्य प्रदेश के अन्य जिले देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से जुड़ी हुई है, यानी कि एक से अधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। जिसमें पहला अलीराजपुर, जिसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। दूसरा है हमारा झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ जिला। इसकी सीमा दोस्तों गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। किससे? गुजरात और राजस्थान से। तीसरा हमारा जिला है दोस्तों मुरैना, इसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। फिर एक और हमारा जिला है शिवपुरी, इसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। फिर है हमारा सिंगरौली, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। और लास्ट है हमारा बालाघाट जिला, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। यानी टोटल हमारे पास कितने 6 जिले ऐसे हैं जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली और बालाघाट, ये टोटल हमारे 6 जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। यानी 2 राज्य दक्षिण में कौन से स्थित है। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, दूसरा है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और कौन सी दिशा की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण की बात करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। क्या है? क्योंकि हमारे दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र है और एक आंध्र प्रदेश है। हालांकि आंध्र प्रदेश हमारे से किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाता है, लेकिन उन्होंने दक्षिण पूछा है तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के साथ हमारे कौन कौन से जिले अपनी सीमा बना रहे हैं। तो दोस्तों अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो टोटल दोस्तों कितने 8 जिले हैं हमारे, 9 जिले हैं हमारे जो कि हमारे किसके साथ सीमा बना रहे हैं। ये हमारी बना रहे हैं महाराष्ट्र के साथ सीमा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट किसके साथ सीमा बना रहे हैं, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पहला ऑप्शन है सिंगरौली, दूसरा है रीवा, तीसरा है अनूपपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। दोस्तों सिंगरौली ऐसा जिला है जो हमारे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा बना रहा है। तो ये हमारा सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों को इसकी सीमा बना रहा है। साथ दोस्तों सिंगरौली को भारत का हम सिंगापुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का सिंगापुर भी बोलते हैं। और मैंने कल भी कमेंट में पूछा था कि अगर कोई सिंगरौली जिले से तो जरूर बताएं कि क्या सिंगरौली वास्तव में भारत का सिंगापुर है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। तो अगर आज कोई सिंगरौली वाला वीडियो देख रहा है तो जवाब जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पूरे सिंगरौली जिले में इसको शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वाणिज्यिक यानी कि आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, फिर दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। क्या है? इंदौर। क्योंकि दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके जो इंदौर जिला है उसको मध्य प्रदेश की आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है हमारा। तो चलिए अब थोड़ा इंदौर के हम बारे में बात करते हैं। तो इंदौर होलकर वंश की राजधानी रही है। किसकी? होलकर वंश की राजधानी है इंदौर।
इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर की स्थापना 1632 में, इंदौर की स्थापना 1732 में मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार, कौन से? मल्हार राव होलकर ने करी थी। तो आप ये भी याद रखें कि इंदौर शहर की स्थापना 1732 में मल्हार राव होलकर ने करी थी। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? अहिल्या नगरी के नाम से जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी क्या है? अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? तो इंदौर जिले में है। चलिए थोड़ा इंदौर जिले के बारे में और बात करें हम, तो इंदौर इसका नाम है और गठन 1 नवंबर 1956 को। टोटल तहसील कितनी? टोटल यहाँ पर 10 तहसीलें हैं, जिसमें जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचौली, हप्सी, क्या है? बिचौली, हप्सी, फिर है खुड़ेल, राव, डॉक्टर अंबेडकर नगर जिसको महू बोलते हैं, फिर है सांवेर, देपालपुर और हाथोद। टोटल कितनी तहसीलें? टोटल 10 तहसीलें हैं। इंदौर के अगर हम पड़ोसी जिलों की बात करें तो खरगोन, धार, उज्जैन और देवास इसके पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय दोस्तों कौन सा? इंदौर खुद ही है, जिसमें टोटल कितने जिले हैं? तो टोटल 8 जिले इसमें शामिल हैं। विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पर 9 है। कितनी? 9 विधानसभा सीट है, जिसमें देपालपुर, फिर इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4 और इंदौर 5 इस क्रम वाइज है। टोटल कितनी? 5 तो इंदौर में ही है, फिर एक देपालपुर, फिर राव है, क्या है? राव, फिर डॉक्टर अंबेडकर नगर जिसको हम महू बोलते हैं, और एक है सांवेर। तो दोस्तों टोटल ये कितनी हमारी 9 विधानसभा सीटें पड़ती हैं इंदौर जिले में। और सांवेर से तुलसीराम सिलावट विधायक हैं, जो कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इंदौर जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 10,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे इंदौर जिले का। टोटल गाँव की बात करें तो 676 यहाँ पर गाँव पड़ते हैं, इसकी भाषा हिंदी है। पुलिस स्टेशन 49 है, कितने? 49। जनसंख्या की बात करें तो 3,27,667 यहाँ की कितनी जनसंख्या है? सॉरी दोस्तों, इसकी जनसंख्या है 32,76,697। कितनी? सॉरी, वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो इसकी जनसंख्या है 32,76,697 यहाँ की जनसंख्या है। और अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर है 80%। क्या है? 80%। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है दोस्तों, थोड़ा सा माफ करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? प्रश्न बोल रहा है मध्य प्रदेश के उत्तर में राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दूसरा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीसरा है गुजरात और राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कौन सी दिशा की बात कर रहा है? उत्तर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश के उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्थित है। अगर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल जानकारी चाहिए तो हमने वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप मध्य प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दे दूंगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, तो आपको काफी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य। साथ दोस्तों इसके हमने 8 पार्ट और पहले से अपलोड कर चुके हैं, आज हमारा 9वां रहेगा। तो आप वो 8 पार्ट भी जरूर देखें। अगर आप आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी समझने में आसानी होगी, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन और नए क्वेश्चन हैं तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको उपयोगी रहेंगे। निश्चित ही आपको सफलता दिलाने में ये साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। और ये क्वेश्चन दोस्तों पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है मध्य प्रांत, तीसरा है संयुक्त प्रांत, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? निजाम अधिराज्य। क्या है? निजाम अधिराज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत। क्या बोला जाता था? मध्य प्रांत बोला जाता था मध्य प्रदेश को बनने से पहले। वर्ष 1947 में देश के आज़ाद होने के पश्चात मध्य प्रदेश नाम की कोई राज्य या रियासत नहीं था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 4 भागों को मिलाकर किया गया, इसलिए यह भी 4 भागों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में राज्य का निर्माण के समय पहला भाग सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। सीपी तथा बरार के तहत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का पूरा हिस्सा, वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और इसमें शामिल था। तो दोस्तों उस समय कोई हमारा मध्य प्रदेश नहीं था जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय क्या नाम था इसका? मध्य प्रांत। चलिए थोड़ा मध्य प्रांत के बारे में और जानते हैं। तो मध्य भारत, जिसे मालवा संघ के नाम से जाना जाता था, यह पश्चिम मध्य भारत के क्या थी? एक भारतीय राज्य था। और इसके प्रमुख कौन थे? आप ये जरूर याद रखें, राज प्रमुख थे जीवाजीराव सिंधिया। कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया जी, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? किस दिशा की बात कर रहे हैं हम? पूर्व यानी इस दिशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम मैप में हमेशा इस समय इस तरफ पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर रहती है उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पूर्व की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ और झारखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, फोर्थ है हमारा उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। पूर्व दिशा में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं। चलिए हम देखते हैं अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन से हमारी जिला सीमा बना रहे हैं। तो पहला हो जाएगा सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। टोटल दोस्तों कितने? 7 जिले ऐसे हैं
जो कि हमारे किसके साथ सीमा बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ बना रहे हैं। कितने जिले, 7 जिले हमारे किसके साथ सीमा बना रहे हैं, तो बना रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ। फिर से रिवीजन करते हैं, तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, टोटल 7 जिले हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो पहला है रतलाम और उज्जैन, दूसरा है भोपाल और जबलपुर, तीसरा है इंदौर और बालाघाट, और फोर्थ है हमारा आगर मालवा और राजगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इंदौर और बालाघाट से हमारी कर्क रेखा नहीं निकलती है। बाकी मध्य प्रदेश कितने 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। चलिए मध्य प्रदेश देख लेते हैं 14 जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों अगर हम पश्चिम से देख रहे हैं ना, पश्चिम से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो आप इसका क्रम वाइज भी देख सकते हैं, क्रम भी याद रख सकते हैं। तो पहला हमारा जो हो जाएगा रतलाम, क्या हो जाएगा रतलाम, फिर उज्जैन, आगर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, फिर हो जाएगा जबलपुर, कटनी, उमरिया, और अंतिम कौन सा है हमारा शहडोल। कौन सा हो जाएगा शहडोल। तो टोटल दोस्तों ये हमारे 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मध्याह्न है, यानी कि प्रश्न क्या बोल रहा है, जो भारतीय समय रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन सी डिग्री पर है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तीसरा है फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फोर्थ ऑप्शन है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो इससे दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये आप मैप पे देख सकते हैं, ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा निकल रही, भारत के मैप से निकली हुई है, आप देख सकते हैं अच्छे से। दोस्तों भारतीय मानक रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी देख लेते हैं हम एक बार। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल दोस्तों कितने 5 राज्यों से निकलती है, कितने जो हमारी मानक समय रेखा है टोटल 5 राज्यों से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के जिले की बात करें तो एकमात्र जिला है हमारा सिंगरौली। कौन सा जिला है, सिंगरौली, जिससे मानक समय रेखा गुजरती है। इसके पहले सीधी जिले से गुजरती थी, लेकिन बाद में नया सिंगरौली जिला बन गया। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली जिससे हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। तो आप मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर निकल रही है, और यहाँ पर हमारा सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है, तो सिंगरौली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कौन सा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बघेलखंड, दूसरा है मालवा, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर, और फोर्थ है हमारा महाकौशल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्या है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में छोटा नागपुर नहीं है। छोटा नागपुर झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार में आता है साथ ही। तो दोस्तों ये हमारे किसका मध्य प्रदेश का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग की बात करें तो इसको टोटल हमने कितने 3 हिस्सों में बांट रखा है, कितने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, क्या है मध्य उच्च प्रदेश, फिर दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और तीसरा है पूर्वी पठार, क्या है पूर्वी पठार। फिर दोस्तों जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं, इसको हमने पुनः 5 भागों में बांटा है। तो पहला है हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, फोर्थ है हमारा रीवा पन्ना का पठार, और पांचवा है नर्मदा सोन का पठार या नर्मदा सोन घाटी। फिर दोस्तों जो हमारा दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसका कोई हिस्सा नहीं है। और जो हमारा तीसरा है पूर्वी पठार, इसका एक और हिस्सा है, तो उसका नाम क्या है बघेलखंड का पठार। तो टोटल दोस्तों हमने मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है, तो 3 प्राकृतिक भागों में बांट रखा है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट को है हमारा, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह हो, यह मध्य प्रदेश का जिला है। क्या है कि जिसके नाम का मतलब मोर की जगह हो, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है। तो पहला है हमारा रीवा, दूसरा है मुरैना, तीसरा है धार, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रतलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना, यानी कि मोर की जगह। ये किसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, ये मुरैना जिले का है, किसका मुरैना जिले का। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड मुरैना। चलिए थोड़ा मुरैना जिले के बारे में देखते हैं। तो इस क्षेत्र में मोर पक्षी की बहुतायत होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया मुरैना, यानी कि यहाँ मोर सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया मुरैना। मुरैना का शाब्दिक अर्थ मोर प्लस रहना अर्थात मोरों का बसेरा है। क्या है मोर प्लस रहना अर्थात मोरों का बसेरा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा मुरैना। चंबल नदी के किनारे स्थित मुरैना 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का कछवाहा वंश था उसकी राजधानी थी मुरैना 11वीं शताब्दी में। चंबल नदी मुरैना जिला व राजस्थान राज्य के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है उसकी प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है, चंबल नदी बनाती है, और चंबल नदी के किनारे क्या है स्थित है मुरैना जिला। फिर दोस्तों मुरैना जिले के केलारस में शासकीय चीनी मिल स्थित है। कहाँ पर, जो मध्य प्रदेश का मुरैना का केलारस है वहाँ पर शासकीय चीनी मिल स्थापित की गई है। फिर दोस्तों मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है डाकघर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर स्थित है। अन्य पॉइंट देखें तो मुरैना जिला शहद उत्पादन के लिए देश में शीर्ष है।
यानी कि सर्वाधिक शहद का उत्पादन कौन कर रहा है, तो मुरैना जिला कर रहा है। मुरैना की गजक देश भर में प्रसिद्ध है दोस्तों, आपने खाई होगी मुरैना की गजक। फिर दोस्तों मुरैना जिला अपने भीड़ की समस्या से ग्रसित है, क्योंकि जो हमारी चंबल नदी है वो क्या करती है, गलियां प्रदान करती है। तो यहाँ पे कौन सी समस्या है, भीड़ की समस्या है। और इसी दोस्तों भीड़ के कारण यहाँ पर डाकुओं ने अपना जो उस समय डाकू हुआ करता है, हालांकि अब तो नहीं होते हैं, जिनको बागी बोलते हैं, उन्होंने मुरैना जिले को अपना क्या बना लिया था, निवास स्थान बना लिया था, क्योंकि वो भीड़ उनको छिपने की जगह थी। फिर दोस्तों मुरैना ट्रैक्टर एवं बंदूकों के लिए जाना था, काय के लिए, ट्रैक्टर और बंदूकों के लिए जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बंदूकें काय के लिए, क्योंकि मुरैना जिले में बागियों का निवास था, तो कहीं उनकी सुरक्षा के लिए, और खुद बागी लोग भी बंदूकें रखते थे, इसलिए मुरैना जिले को ट्रैक्टर एवं बंदूकों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मुरैना जिले के बारे में हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था या किस रूप में जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केंद्रीय व्यापक प्रांत, क्या है, केंद्रीय व्यापक प्रांत। दूसरा है केंद्रीय राज्य, तीसरा है केंद्रीय जिले, और फोर्थ है हमारा नवाब प्रांत, क्या है, नवाब प्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से पहले मध्य प्रदेश को हम जानते थे काय के रूप में, केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। क्या है, ये ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा बना रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट जिला। कौन सा, जो हमारा बालाघाट जिला है, जहाँ की मलाजखंड की तांबे की खदानें बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर वन राज्य महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है बालाघाट में। तो दोस्तों ये ऐसा जिला है जो कि हमारे महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बना रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बना रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न इसी टॉपिक पर था, फिर भी हम देख लेते हैं। तो टोटल मध्य प्रदेश में दोस्तों 6 जिले ऐसे हैं जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। पूरा विस्तार से नहीं तो, लेकिन हम जिलों के नाम तो देख ही लेते हैं। तो उसमें अलीराजपुर है, झाबुआ है, मुरैना है, शिवपुरी है, सिंगरौली है और अपना बालाघाट जिला है। तो टोटल दोस्तों 6 जिले ऐसे हैं जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है कि सतना जिला अपने किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। किसका, उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सतना जिला है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। कितने, 13 जिले, तो ये भी याद रखें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जिले हमारे उत्तर के साथ सीमा बना रहे हैं। तो पहला है मुरैना, फिर भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो दोस्तों ये टोटल कितने हमारे 13 जिले हैं जो कि हमारी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर से रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। और निवाड़ी जो हमारा सबसे नया 52वां जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसिली कौन से जिले में स्थित है। क्या है प्रश्न कि परसिली कौन से जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीधी, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है इंदौर और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सीधी। क्या है, सीधी, क्योंकि दोस्तों जो परसिली है ये क्या है, तो ये सीधी जिले में स्थित है। और दोस्तों जो परसिली है अपने रिसोर्ट के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि परसिली में क्या है, तो जो हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका एंट्री गेट है। क्या है, एंट्री गेट है। जब भी आप कोई नेशनल पार्क की सफारी करने गए हों या जाएंगे तो आपको हर नेशनल पार्क के कुछ 2-4 एंट्री गेट होता है, वहीं से आपको उसमें अंदर प्रवेश मिलता है। और उसके आसपास दोस्तों काफ़ी होटल, रहने की जगह, रिसोर्ट बने हुए होते हैं, क्योंकि लोग नाइट स्टे वहीं करते हैं। तो इसलिए प्रश्न भी है कि परसिली कौन से जिले में है। तो हमारे सीधी जिले में है। और परसिली अपने रिसोर्ट के लिए फेमस है। काय के लिए, रिसोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, एंट्री गेट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोरा, सेलाना और पिपलोदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र में शामिल करता है। यानी दोस्तों कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जोरा, सेलाना और पिपलोदा की रियासतें शामिल है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीधी जिला, दूसरा है गुना जिला, तीसरा है रतलाम और फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतलाम जिला। कौन सा दोस्तों, रतलाम जिला, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन स, रतलाम जिले में ही जोरा, सेलाना और पिपलोदा की पूर्व रियासतें शामिल की गई थी। चलिए अब हम रतलाम जिले के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रतलाम जिले को सेव नगरी, सोना नगरी और अंगूर जिले के नाम से जाना जाता है। किसका के लिए, सेव, सोना और अंगूर जिले के नाम से जाना जाता है। फिर है रतलाम जिले में सेलाना अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा, सेलाना अभ्यारण्य स्थित है, जिसमें खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। किसको, खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है हमारे सेलाना पक्षी अभ्यारण्य, सेलाना अभ्यारण्य में। फिर दोस्तों सेलाना अभ्यारण्य में 89 यानी 89 पक्षियों की प्रजातियों पर सलीम अली ने किताब भी लिखी है। दोस्तों हमारे भारत के सबसे बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे सलीम अली। तो उन्होंने जो सेलाना में अपनी 89 पक्षियों की प्रजातियां उनके ऊपर किताब भी लिखी है। फिर सेलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें कैक्टस गार्डन है। क्या है, इसमें कैक्टस गार्डन भी है, किसमें, सेलाना अभ्यारण्य में। फिर दोस्तों और हम बात करें तो रतलाम जिले में प्रदेश का प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र, क्या,
अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया रतलाम जिले में। रतलाम जिले के जावरा में प्रदेश की सबसे पुरानी जावरा शुगर मिल स्थित है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था। ये दोस्तों 1934 में जो हमारी सबसे पुरानी शुगर मिल बनी थी वो कहाँ पर, रतलाम जिले में, और कहाँ पर, जावरा में। फिर ये मध्य प्रदेश की 14 जिले से करकटका गुजरती है, जिसमें पश्चिम में सबसे पहला जिला कौन सा आता है, तो रतलाम है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर हम पश्चिम से दोस्तों कर्क रेखा देखें तो सबसे पहला जिला कौन सा पड़ता है हमारा, तो पड़ता है हमारा रतलाम जिला। रतलाम लोकसभा सीट दोस्तों शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। आगे इनके बारे में और अच्छा पढ़ेंगे, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों रतलाम नमकीन, सेव, सोना, मावा, गराड़ू, पट्टा साड़ी और समोसे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो हमारा रतलाम की सेव है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है रतलामी सेव को। तो दोस्तों ये रतलाम जिले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1956 से पूर्व निमाड़ क्षेत्र निम्न में से किसका हिस्सा हुआ करता था, यानी कि 1956 के पूर्व जो हमारा पूर्व का निमाड़ क्षेत्र है ये निम्न में से किसका हिस्सा हुआ करता था। तो पहला ऑप्शन सॉरी दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है हमारा विंध्य प्रदेश, दूसरा है महाकौशल, तीसरा है बरार और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकौशल। क्या हो जाएगा, महाकौशल। 1956 से पहले पूर्व का जो पूर्व निमाड़ का क्षेत्र है ये महाकौशल का हिस्सा था। और दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं निमाड़ का मैदान, मैंने जो पिंक कलर का टाइप थोड़ा मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, निमाड़ का मैदान है, जिसमें मुख्यतः 2 जिले आते हैं, एक तो आता है खंडवा और दूसरा आता है खरगोन। कौन कौन से आते हैं, या खंडवा जिला आता है, खरगोन जिला आता है, जिनको हम निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर निमाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, निमाड़ी भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के 12वें संभाग के रूप में प्रस्तावित है। कौन संभाग के, 12वें संभाग के रूप में प्रस्तावित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रतलाम, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है छिंदवाड़ा और फोर्थ है हमारा आगर मालवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा रतलाम जिला। जो रतलाम जिला है यह मध्य प्रदेश के 12वें संभाग के रूप में प्रस्तावित है। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में कितने 10 संभाग है, कितने 10 संभाग है। तो यहाँ पर इन्होंने 12वां संभाग पूछा है, तो फिर 11वां कौन सा है, तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन 3 है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा दोस्तों 11वें संभाग के रूप में है और 12वें संभाग के रूप में है रतलाम, और मध्य प्रदेश में 10 संभाग तो है ही। चलिए एक बार हम मध्य प्रदेश के 10 संभाग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, फिर उज्जैन संभाग, फोर्थ है हमारा सागर संभाग, फिर ग्वालियर संभाग है, भोपाल संभाग, रीवा संभाग या होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम संभाग, और दोस्तों 9वां है हमारा शहडोल संभाग और 10वां है हमारा चंबल संभाग। 11वें संभाग की अगर हम प्रस्तावित की बात करें तो वो है हमारा छिंदवाड़ा, और 12वें प्रस्तावित संभाग की बात करें तो वो है रतलाम। दोस्तों अगर दोनों को मान्यता मिल जाती है तो प्रदेश में कितने संभाग हो जाएंगे, 12 संभाग हो जाएंगे। कितने, 12 डिवीजन हो जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 10 संभाग है प्रदेश में। टोटल 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में 53वां जिले के रूप में किस जिले के गठन को प्रस्तावित किया गया है। यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो टोटल 52 है, लेकिन 53वें जिले के रूप में किसका गठन करने का प्रस्तावित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीपुर, दूसरा है नागदा, तीसरा है खुजनेर और फोर्थ है हमारा ऑप्शन बड़वाहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागदा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नागदा को 53वां जिला प्रस्तावित कर दिया गया है, बस ये जिला बनने की तैयारी में है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा दोस्तों, नागदा। साथ दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो अभी नई कैबिनेट मीटिंग हुई थी इसमें 3 नए जिलों का गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें नागदा, मेहर एवं चाचौड़ा नए जिले बनाए जाएंगे। कौन कौन से, नागदा, मेहर और चाचौड़ा नए जिले बनाए जाएंगे। इनकी लंबे समय से क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय विधायकों द्वारा लगातार मांग हो रही थी। चाचौड़ा दोस्तों, जो चाचौड़ा इसको गुना जिले से बनाया जाएगा, इसको गुना जिले से बनाया जाएगा। फिर दोस्तों जो हमारा मेहर है इसको सतना जिले से, और जो नागदा है इसको उज्जैन जिले से काटकर बनाया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर ये तीनों नए जिले बन जाते हैं तो टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 55। कितने हो जाएंगे, 55। इसके अलावा दोस्तों एक और है हमारा देवास से भी बागली को दोस्तों जिला बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो फिर दोस्तों अगर चारों को मान्यता मिल जाती है टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 56, और अगर 3 को मिलती है तो 55। तो अगर दोस्तों इस हिसाब से हम देखें तो प्रदेश में 4 नए जिले प्रस्तावित हैं, नागदा, मेहर, चाचौड़ा और बागली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित नागदा का प्राचीन नाम क्या था। क्या था कि जो नागदा है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है नागदाह, दूसरा है नागमणि, तीसरा है जन्मजय और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नागांचल। क्या है, नागांचल। तो इसका करेक्ट आंसर है नागदाह। क्या है, नागदाह, क्योंकि राजा जन्मजय ने प्रसिद्ध नागदाह यज्ञ किया था। तो पहले इसका नाम क्या था, नागदाह, लेकिन ये बाद में बदल कर क्या हो गया, नागदा हो गया। क्या हो गया, नागदा। दोस्तों नागदा जिले का उज्जैन जिले का कायथा, नागदा, डोंगवाल ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। तो यानी दोस्तों जो नागदा है ना क्या है, ये एक ताम्रपाषाण काल का युगीन स्थल है। और दोस्तों नागदा साथ ही एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है, साथ ही यहाँ पर ग्रेसियम का प्लांट भी है।
तो नागदा दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना दावा फिट करता है जिला बनने का, इसलिए दोस्तों ये 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित भी है। कौन सा जिला हमारा? नागदा। वर्तमान ये उज्जैन जिले का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नागदा का प्राचीन नाम नागदाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों जिसका प्राचीन नाम है नागदाह, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला है हमारा ऑप्शन नागों का जोड़ा, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है नागों का शमशान ग्रह और फोर्थ है नागों का टीला। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नागों का शमशान ग्रह। क्या है? नागों का शमशान ग्रह के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ है नागदा का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। फिर दोस्तों जो उज्जैन जिले में वर्तमान नागदा आता है, यहाँ पर क्या है, एक तो कृत्रिम रेशे का प्लांट है जिसको हम ग्रेसिम प्लांट बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बिरला मंदिर भी है। क्या है? बिरला मंदिर भी है। इसके अलावा दोस्तों जो नागदा है, यहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो नागदा जो हमारा है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर ग्रेसिम का प्लांट भी हो गया। फिर प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है, इसके साथ ही यहाँ पर बिरला मंदिर भी है। और दोस्तों यहाँ पर एक रेलवे पट्टी भी है। क्या है? रेलवे पट्टी भी है जो कि रेलवे पट्टी नहीं, हवाई पट्टी भी है जो कि बिरला ग्राम मंदिर के अंदर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 53वें जिले नागदा की स्थापना किस शासक ने की थी? यानी दोस्तों 4 प्रश्न लगातार नागदा से आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 53वां जिला नागदा की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पहला ऑप्शन बिंबिसार है, दूसरा है जन्मजय, तीसरा है अजातशत्रु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्मजय। क्या हो जाएगा? जन्मजय। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जन्मजय। तो दोस्तों थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो नागदा राजा जन्मजय द्वारा बसाया गया एक प्राचीन नगर है। तो काफी प्राचीन है क्योंकि ये ताम्रपाषाणकालीन युगीन नगर है। क्या है? ताम्रपाषाणकालीन नगर है। तो राजा जन्मजय द्वारा बसाया गया एक प्राचीन नगर है। राजा जन्मजय पांडव वंश का एक हिंदू राजा थे। पुराणों में उल्लेख के अनुसार नागदा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा जन्मजय ने नागों अर्थात सांपों का दहन किया था, अर्थात सांपों को जलाया था। एक कथा, इस कथा का कायम है तो भागवत पुराण में भी उल्लेख है। किसमें? भागवत पुराण में भी उल्लेख है। तो दोस्तों हिसाब से हम देखें तो नागदा का सामाजिक, आर्थिक, पौराणिक सभी प्रकार से महत्व है नागदा शहर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित नागदा किस जिले की तहसील है? यानी कि वर्तमान किस जिले की तहसील है? तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है धार, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ है धार। क्या है? पहला उज्जैन है, दूसरा इंदौर, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ है धार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। दोस्तों वर्तमान में जो नागदा है उज्जैन जिले की तहसील है। चलिए थोड़ा उज्जैन जिले के बारे में देख लेते हैं। तो इसका नाम तो उज्जैन ही है, इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। फिर दोस्तों गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 हुआ। तहसीलों की दोस्तों हम बात करें, टोटल यहाँ पर 11 तहसीलें। कितनी? 11 तहसीलें, जिसमें से उज्जैन शहर है, उज्जैन ग्रामीण है, फिर उज्जैन कोठी महल है, घटिया है, ताराना है, इसके अलावा माकड़ोन, महिदपुर, झारडा, बड़नगर, खाचरोद और नागदा। टोटल कितनी तहसीलें? 11 तहसीलें। अगर हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास और धार। तो टोटल इसके कितने? 6 पड़ोसी जिले हैं, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास और धार। संभागीय कार्यालय दोस्तों खुद उज्जैन ही है। विधानसभा सीट टोटल यहाँ पर कितनी है? 7 विधानसभा सीटें पड़ती है, जिसमें नागदा, खाचरोद है, फिर महिदपुर है, ताराना है, घटिया है, उज्जैन उत्तर है, उज्जैन दक्षिण है और साथ में बड़नगर है। क्षेत्रफल की बात करें हम तो 6091 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। टोटल गांव यहाँ पर पड़ते हैं 1106। भाषा क्या है? हिंदी है। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 31 है। और साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 72। कितनी साक्षरता दर है? 72%। जनसंख्या की बात करें तो 19,86,864 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। तो दोस्तों और साथ ही उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर महाकालेश्वर का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है। और जो उज्जैन जिला है यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों जो हमारा यह आज का वीडियो है ये अब हम जो शुरू करेंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश एक दृष्टि। क्या था? मध्य प्रदेश एक दृष्टि। दोस्तों जो हमारा पहला पार्ट था वो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग से बनाया था। टोटल इसमें हमने कितने 3 से 4 वीडियो बनाए। फिर दोस्तों हमारा अगला पार्ट था वो था मध्य प्रदेश का गठन, जिले व संभाग। क्या था? मध्य प्रदेश का गठन, जिले व संभाग। तो दोस्तों ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जितने भी प्रश्न थे 200 के लगभग प्रश्न थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। फिर जो हमारा पहला पार्ट था इसका 200 के लगभग प्रश्न थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों जो हम यहाँ से शुरू करेंगे वो करेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि। इस टॉपिक से दोस्तों जितने भी प्रश्न आएंगे वो हम शुरू करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश एक दृष्टि टॉपिक से दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। और सारे हमने टॉपिक वाइज आपके लिए बनाए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और वीडियो की क्वालिटी भी समझ में आएगी। एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो तो पूरा जरूर देखें यार, है ना। तो चलिए मध्य प्रदेश के एक दृष्टि, मध्य प्रदेश एक दृष्टि से आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश की आकृति है, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार से है। तो पहला है गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आयताकार। क्या है? आयताकार। क्योंकि दोस्तों जो मध्य प्रदेश का आकार है वो किस प्रकार का है? आयताकार। ये आयत हमारा कुछ इस प्रकार से होता है।
ये तो दोस्तों मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की आयताकार, अगर मोटा मोटी हम देखें तो ठीक है आयताकार बन रही है, ये है ना। तो मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है, तो आयताकार है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। क्या प्रदेश बोलते हैं, हृदय प्रदेश। या भारत के मैप में इसकी स्थिति देख सकते हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पूरे भारत में स्थिति है। टोटल इसके दोस्तों 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहला राजस्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का ढाल किस तरफ, यानी कि जो मध्य प्रदेश का ढाल है वो किस दिशा में है, तो पहला है उत्तरमुखी यानी उत्तर दिशा में, दूसरा है दक्षिणमुखी, तीसरा है पूर्वोत्तर में और फोर्थ है हमारा ऑप्शन पश्चिमोत्तर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरमुख में। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का ढाल है यह उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि इस दिशा की ओर है। किस तरफ, इस दिशा की ओर है इसका, क्योंकि मैप में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का ढाल है वो किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। यानी दोस्तों जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से मध्य प्रदेश ऊंचा है, लेकिन इधर इसका ढाल नीचे जाता आ रहा है। यानी दोस्तों इधर इसकी नीचाई क्या हो रही है, ऊंचाई कम होती जा रही है। तो जो मध्य प्रदेश का ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का हमने मैप लगाया आपके लिए, प्राकृतिक भाग का आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है छठवां, फिर दूसरा ऑप्शन है पांचवा, दूसरा या तीसरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है छठवां। यानी 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और जो हमारी जनसंख्या है उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है, छठवां स्थान है। तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा, छठवां। 2011 के अनुसार दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना कारण नहीं हो पाई है। तो चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। तो 2011 में मध्य प्रदेश की टोटल आबादी कितनी थी, तो दोस्तों वो थी 7,26,26,809 कितनी, 7,26,26,809। जिसमें दोस्तों अगर पुरुषों की बात करें हम, पुरुष संख्या की, तो वो थी 3,76,10,993। अगर महिलाओं की बात करें तो 3,50,15,826। और दोस्तों पूरे भारत का हम बात करें प्रतिशत, तो 6%। यानी दोस्तों जो पूरे भारत की 100% जनसंख्या है उसमें से 6% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, तो हमारे मध्य प्रदेश में निवास कर रही है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 931 फीमेल प्रति 1000 मेल है ना। तो यहाँ पर ये लिंगानुपात है। अगर दोस्तों हम घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है घनत्व, मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी टोटल संपूर्ण जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किस वृक्ष का उल्लेख है। यानी दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें किस वृक्ष का उल्लेख है, तो पहला है हमारा आम, दूसरा है बरगद, तीसरा है खजूर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरगद। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय चिन्ह है उसका जो वृक्ष है उसमें कौन सा वृक्ष है, तो वो बरगद है। दोस्तों अभी देख सकते हैं मध्य प्रदेश का हमारा राजकीय चिन्ह है, और जो आप बीच में देख रहे हैं कि ये बरगद का वृक्ष है। क्या का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। तो आज इसमें ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है बिल्कुल पीले रंग की पट्टी में, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन फसलों की बालियां लगी हुई है। दोस्तों आप फोटो में देख लीजिए, जो फोटो में दोस्तों 2 बालियां लगी हुई हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न है कि किन फसलों की बालियां लगी हुई हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा गेहूं की बालियां, दूसरा है धान की बालियां, फिर तीसरा है मटर की बालियां, या ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 यानी कि गेहूं और धान दोनों की बालियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गेहूं और धान दोनों की बालियां हैं। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसमें एक तरफ गेहूं की बाली है, एक तरफ धान की बाली है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गेहूं और धान दोनों की बालियां हैं। चलिए इसके थोड़ा बारे में जानते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे बाहरी तरफ 24 स्तूपों की आकृति सुनहरे रंग में उत्कीर्ण की गई है, समय की अनवरत चाल को प्रदर्शित करती है। यानी दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं 24 ये स्तूप आकार के हैं, और ये समय की अनवरत चाल को प्रदर्शित कर रहे हैं, 24 घंटे या उस हिसाब से कुछ 24 डिजाइन किया होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये स्तूप आकार के, ये क्या है, ये है। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद एक व्रत है जिसमें ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन और नीचे की ओर सत्यमेव उत्कीर्ण है। क्या है, एक फिर दोस्तों सर्कल है, आप देख सकते हैं सर्कल, इसमें ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन और नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। राजकीय चिन्ह में लिए गए व्रत की एक तरफ धान है, दाएं जो साइड है दोस्तों उस तरफ धान की बालियां हैं, और बाएं तरफ क्या है, गेहूं की बालियां प्रदर्शित की गई हैं। यह व्रत मध्य प्रदेश राज्य की तरक्की और सतत विकास की असीम संभावना को प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित कर रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद सेंटर में यह एक और केंद्रीय व्रत है, व्रत के अंदर फिर एक और व्रत है जिसमें बरगद का वृक्ष प्रदर्शित है। काय का, बरगद का वृक्ष प्रदर्शित है, और इस बरगद के वृक्ष के मध्य अशोक स्तंभ की सिंह आकृति सुनहरे रंग में प्रदर्शित है। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये फिर दोस्तों इसमें क्या है, अशोक स्तंभ हमारा बना हुआ है। तो दोस्तों पहले स्तूप है, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है। छोटे सर्कल के अंदर क्या है, तो बरगद का वृक्ष है और सत्यमेव जयते हैं। जो भारी व्रत है उसमें गेहूं की बालियां और धान की बालियां हैं, और उसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का टोटल हमारा राज्य की चिन्ह था, इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत,
दूसरा है मैथिली, तीसरा है हिंदी और फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी, क्योंकि दोस्तों पूरा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो वो हो जाएगी हिंदी। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली आदि प्रमुख भाषाएं बोली भी बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मेन जो हमारी राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है के लेखक कौन है। पिछले वीडियो में हमने इसका अच्छे से डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार और कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक हैं। तो पहला है हमारा राजू श्रीवास्तव, दूसरा है महेश श्रीवास्तव, तीसरा है दिनेश श्रीवास्तव और फोर्थ है हमारा रमेश श्रीवास्तव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा, महेश श्रीवास्तव। जो मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, महेश श्रीवास्तव ने इसकी रचना करी है। तो दोस्तों इस गान के लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। इसको गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी ने। किसने, शांतनु मुखर्जी ने, जिनका एक और नाम क्या है, शान। शॉर्ट नाम क्या है, शान, और पूरा नाम इनका क्या है, शांतनु मुखर्जी। और इसके संगीतकार कौन थे, तो वो थे आदेश श्रीवास्तव। कौन थे, आदेश श्रीवास्तव। यानी कि महेश श्रीवास्तव जी ने तो गाया है और आदेश श्रीवास्तव जी ने संगीत दिया है। आदेश श्रीवास्तव जी ने संगीत दिया है, महेश श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा है, और इसके गायक कौन थे, तो वो थे शांतनु मुखर्जी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस गान को वर्ष 2010 में राजकीय गान के रूप में घोषित किया गया, जो स्कूलों, कॉलेज और अन्य अवसरों पर गाया जाता है। तो दोस्तों मैंने भी इसको 4 साल तक बहुत गाया है, 9वीं से 12वीं तक, आपने भी गाया होगा। इस गान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की संस्कृति, विरासत, इतिहास के साथ साथ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन भी किया गया है। तो अगर आपने मध्य प्रदेश गान अच्छे से गाया है, या तो आपको याद होगा कि इसमें काफ़ी जो हमारी संस्कृति, विरासत आदि का उल्लेख भी किया गया, जैसे कि भीम बेटिका आज कला का पत्थर पर अभिषेक है, सर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का गान है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है दूधराज, दूसरा है शाही बुलबुल, तीसरा है पैराडाइज फ्लाईकैचर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्या है, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों हमारा आज के पक्षी का नाम दूधराज भी है, फिर शाही बुलबुल भी है, फिर पैराडाइज फ्लाईकैचर भी है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर जो पक्षी है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, जिसका नाम क्या है, दूधराज। तो दोस्तों चलिए आपको मैं वीडियो में पढ़ाने के साथ साथ ही राजकीय पक्षी का भी दर्शन करवा दिया है फोटो के माध्यम से, तो आप देख लीजिएगा। ये हमारा मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी, इसके बारे में जानते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो दूधराज है, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखें। दोस्तों मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक नाम, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी, फसल, इन सभी के वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो दूधराज का वैज्ञानिक नाम है टर्पसीफोन पैराडाइसी। क्या है, टर्पसीफोन पैराडाइसी। इसको आप किसी प्रकार से भी याद रखें, किसी भी मेथड से याद रखें, लेकिन याद जरूर रख लें। तो दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्पसीफोन पैराडाइसी। फिर से एक बार बोल देता हूँ, टर्पसीफोन पैराडाइसी इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। दूधराज को शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी का कलर दूध या दूधिया के समान है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, दूधराज को, दूधराज इसका नाम पड़ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 1 नवंबर 1981, कब, 1 नवंबर 1981 25वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया था। तो डेट याद रखें, 1 नवंबर 1981 मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस। और इसकी पहचान सफेद एवं काली कलंगी और लहराते सफेद पूंछ से है। यह पक्षी अपने निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग भी बदल लेता है, यानी जब दोस्तों की निश्चित आयु पूरी हो जाती है तो अपना यह रंग बदल लेता है। और दोस्तों इस दूधराज महाशय को देखिए कैसे कैमरामैन को अपना एक पैर उठाकर पोज दे रहा है, देखिए ना, एक पैर पे बैठा हुआ है, इसका एक पैर ऊपर उठा हुआ है ना। दोस्तों ये भी मुझे लगता है काफ़ी फोटो प्रेमी होगा, जैसे आजकल के हम लोग हैं, हर कहीं फोटो खींचते रहते हैं। तो ये पक्षी भी कुछ इसी तरह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों देखिए मैंने बोला था आपको वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है लिलियम डुआसिली। क्या है, लिलियम डुआसिली। दूसरा ऑप्शन है लिलियम सैंथम। फिर तीसरा ऑप्शन है लिलियम कैंडिडम और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लिलियम कैंडिडम। क्या है, लिलियम कैंडिडम जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, सफेद लिली इसका वैज्ञानिक नाम है। उसको याद कैसे रखना है, तो दोस्तों लिलियम तो कायम है, मतलब जो हमारा जो लिलियम है ये तो कॉमन है हर, लेकिन जो लास्ट है कैंडिडम, तो इसको हम याद हमें इसका किस हिसाब से रखना है, तो जो खाने की कैंडी आती है उसको हम खाते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा खाती है, बच्चे भी खाते हैं, तो इससे उस हिसाब से इसको याद रखना है कि लिलियम कैंडिडम हमारे जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो लिलियम तो कॉमन है, लेकिन हमको कैंडिडम याद रखना है। कैसे, तो हमने मान लो कि सफ़ेद कैंडी खाई, तो उस हिसाब से आप याद रख लें इसको, लिलियम कैंडिडम। और दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है, ये फूल है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, क्या नाम है इसका, सफ़ेद लिली। तो आप देख सकते हैं सफ़ेद है, बीच में थोड़ा सा हरा और गुलाबी भी है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, जो कि लिलियेसी कुल का पौधा है। किसका,
तो दोस्तों इसलिए इसका आगे का भी नाम क्या है, लिलियम है। तो क्योंकि दोस्तों ये लिलियसी कुल का पौधा है और इसकी जाति क्या है, तो वो है लिलियम। क्या है, लिलियम। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। दोस्तों इस प्रकार यह एक प्रकार का शाखीय पौधा है जो कि आकृति एवं सुंदरता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। इस पौधे का तना काफी ऊंचा होता है तथा इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता। चलिए हमें इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर याद रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम, और जो पौधे का कुल है वो है लिलियेसी और इसकी जाति क्या है, तो वो है लिलियम। फोटो में आप देख सकते हैं, साथ साथ दर्शन भी हो रहे हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। यहाँ दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशीर ये किस नदी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है सोन नदी और फोर्थ है हमारा नर्मदा नदी। तो करेक्ट आंसर है इसका नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी में दोस्तों पाई जाती है। वैसे मध्य प्रदेश की अन्य नदी में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर पूछ रहा है तो मुख्य तौर पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और दोस्तों आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हमारी महाशीर मछली क्या है, महाशीर मछली तो काफ़ी सुंदर लग रही है, हालांकि कलरफुल नहीं है, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुंदर लग रही है। थोड़ी सी इसकी मुंह की देख सकते हैं दोस्तों आप, थोड़ी सी अलग ही डिजाइन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय मछली महाशीर, क्या है महाशीर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर। तो आपको काफ़ी याद हो जाएगा है किसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर। और दोस्तों जो हमारे मालवा में जो पढ़ते लिखते नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, ढोर। क्या बोलते हैं, ढोर। तो आप उसी से याद रख लें इसको, टोर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2011 में महाशीर को राजकीय मछली घोषित की गई। कब, तो 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया। महाशीर मछली पानी को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण को रोकने में मदद करती है। इस मछली को स्पोर्ट्स फिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्पोर्ट्स फिश के नाम से जानते हैं। यह मछली मुख्यतः नर्मदा, बेतवा, केन, चंबल नदी में पाई जाती है और जब विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसका संरक्षण भी करना है, खाना नहीं है ना। अगर कोई महाशीर मछली खा रहा है तो खाइए ना, प्लीज़ मत खाना, क्योंकि इसका हमें संरक्षण करना है, क्योंकि विलुप्त होने की कगार पर है। और नदियाँ कौन कौन सी इसमें पाई जाती है, तो नर्मदा, बेतवा, केन, चंबल आदि में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य माच का आयोजन किस ऋतु को छोड़कर वर्ष भर होता है। यानी दोस्तों कौन सी ऋतु है जिसमें हमारा राजकीय नृत्य माच उसका आयोजन नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में माच नृत्य का हम नाटक जो हमारा नाट है माच, इसका आयोजन नहीं करते हैं। वो आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं करते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो वो है माच। क्या है, माच, जो कि संस्कृत शब्द मंच से बना हुआ है। किससे, मंच से क्या बन गया दोस्तों, माच बन गया। इस नाट्य की प्रस्तुति एक ऊंचे एवं खुले मंच पर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों वर्षा ऋतु में बारिश होती है और इसका हम इसकी प्रस्तुति कहाँ देते हैं, तो खुले मंच पर देते हैं, ऊंचे और खुले मंच पर, इसलिए वर्षा ऋतु में नहीं जाता है। ढोलक और सारंगी इस नाट्य के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। तो याद रखें आप कि ढोलक और सारंगी इस नाट्य के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा मास नाटक मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर, मास नाटक मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। और इस नाटक का जन्म भी कहाँ हुआ है, उज्जैन में हुआ है। दोस्तों उज्जैन मालवा का एक महत्वपूर्ण जिला है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन जिले में हुआ है, मालवा क्षेत्र में। और इसकी विषय वस्तु क्या रहती है, तो इसकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों होती है। दोस्तों इसमें कलाकार ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु पर नाटक करते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य नाम याद रखें आप, माच। क्या है, माच, जो कि संस्कृत शब्द के मंच से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है ये कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सेरा, दूसरा है राई, तीसरा है बधाई और फोर्थ ऑप्शन है डीमर थाई। क्या है, डीमर थाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राई। क्या हो जाएगा, राई। जो मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है या राजकीय नृत्य है वो कौन सा है, तो राई है। दोस्तों फोटो में देख सकते हैं ये महिला कलाकार राई नृत्य का प्रस्तुति दे रही है ना। तो ये दोस्तों, और इसको काफ़ी फास्ट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका, तो दोस्तों ये बुंदेलखंड का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है और ये मध्य प्रदेश का भी स्टेट डांस है। तो इसका नाम ये है राई। इस नृत्य को ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म विवाह के अवसरों पर किया जाता है। तो दोस्तों जब हमारा राई डांस है या राई नृत्य है इसको कब किया जाता है, तो बच्चों के जन्म पर और विवाह के अवसरों पर इसका हम नाचते हैं, यानी कि राई नृत्य हो। इसके अलावा इस नृत्य में मुख्य नर्तनी को क्या कहा जाता है, तो बेड़नी। तो आप याद रखें जो हमारा राई डांस है इसमें जो इसकी मुख्य नर्तकी होती है उसको बेड़नी कहा जाता है। जो कि इस नृत्य की क्या होती है, जान होती है। तो मेरे हिसाब से इस फोटो में इसकी ये मुख्य नर्तिका है कौन है, तो ये होंगी, क्योंकि सेंट्रल में है। तो इनको क्या कहा जाता है, तो बेड़नी कहा जाता है। और दोस्तों इस नृत्य को अत्यधिक तेजी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राई। फोटो में आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है, क्या है, स्टेट गेम या राजकीय खेल वो क्या है, मलखंभ है। क्या है, मलखंभ है। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला है हमारा शरद जोशी पुरस्कार, दूसरा है पंडित दीनदयाल उप पुरस्कार, तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार और फोर्थ है प्रभात जोशी पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 मलखंभ के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। क्या, कौन सा दिया जाता है,
प्रभाष जोशी पुरस्कार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों आप ये मलखम्ब खेल देख सकते हैं, तो लकड़ी का डंडा होता है, लकड़ी का ऐसा कुछ गोल गोल, उसमें दोस्तों जो कलाकार अपने संपूर्ण शरीर का व्यायाम करता है और अलग अलग आकृतियां बनाता है। तो दोस्तों काफ़ी कठिन खेल है ये, शुरू से बचपन से ही इसमें लगना पड़ता है, तब जाकर हम ये कर पाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं खिलाड़ी मलखम्ब में अपनी प्रणाम मुद्रा दर्शा रहा है, तो ये मलखम्ब खेल को प्रदर्शित करता हुआ फोटो। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब में, इस खेल से पूरे शरीर का व्यायाम होता है, वह फुर्तीलापन आता है, तो काफी फास्ट होता है, काफी फुर्तीला होता है, सिर्फ इसको फिट लोग ही कर सकते हैं। इस खेल में खिलाड़ी मैदान के बीच में खंबा गाड़कर खंबे पर तरह तरह के खेल और व्यायाम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको स्टेट गेम कब बनाया गया, 2013 में बनाया गया, याद रखें। मलखम्ब खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा सम्मान दिया जाता है मलखम्ब में, तो जाता है प्रभाष जोशी सम्मान। कौन सा? प्रभाष जोशी सम्मान। तो अब ये भी याद रखें, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपको होगा मलखम्ब खेल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है उसको हम किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोल रहे हैं, तो पहला है प्रदूषण के आधार पर, किस पर? प्रदूषण के आधार पर। दूसरा है पवित्रता के आधार पर, तीसरा है धार्मिक आधार पर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ब और स, यानी कि पवित्रता के आधार पर भी और धार्मिक आधार पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन और, क्योंकि वाकई मध्य प्रदेश की नर्मदा जो है जिसको हम गंगा बोलते हैं, तो इसको हम धार्मिक आधार पर भी और पवित्रता के आधार पर भी बोलते हैं। और दोस्तों मैंने अभी तक भारत में जितनी भी नदियाँ देखी हैं उन सब में मुझे सबसे पवित्र अगर कोई नदी लगी है तो मुझे वाकई में वो नर्मदा नदी लगी है, क्योंकि मैंने गंगा, महानदी, इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ देखी हैं देश की, लेकिन सबसे अगर मुझे पवित्र नदी लगी है तो नर्मदा नदी ही है। चलो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी है। क्या है? राजकीय नदी, यानी कि स्टेट रिवर है हमारी नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों इसलिए इसको मध्य प्रदेश की हम जीवन रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों ऐसी नदी है एकमात्र जो कि पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है तथा समापन कहाँ होता है, तो खंभात की गाड़ी में। दोस्तों ये अनूपपुर जिले से निकलती है और खंभात की गाड़ी में गुजरात में गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं, हम तो जीवन रेखा भी बोलते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। यानी दोस्तों टोटल इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नदी है। और इसी के तट पर दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुत सारे नगर हैं और एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसका नाम है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो वो नर्मदा नदी के किनारे ही है। साथ ही इसमें दोस्तों महेश्वर का किला भी नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। आगे जब हम नदियों की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे नर्मदा नदी की। जब तक आप हमारा मध्य प्रदेश का एक दृष्टि वाला वीडियो देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष मध्य प्रदेश की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ पर घोषित किए गए थे। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री, ये दोस्तों कब इसकी स्थापना की गई थी, कौन सी वर्षगांठ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 25वीं वर्षगांठ, फिर दूसरा है 26वीं वर्षगांठ, 24वीं वर्षगांठ या 27वीं वर्षगांठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25वीं वर्षगांठ होगा। 25वीं वर्षगांठ को 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, उस समय दोस्तों स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री की हमने घोषणा करी थी। चलो थोड़ा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों, तो वो आपने देख लिया, गोल आकृति में बरकत, गेहूं और धान के उसमें बालिया उत्कीर्ण है और 24 स्तूप है। तो ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय चिन्ह है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के हम राजकीय गान की बात करें, काय की राजकीय गान की, तो मेरा मध्य प्रदेश है। फिर दोस्तों राजकीय खेल की बात करें तो मलखम्ब है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का, किसका? ब्रेडरी प्रजाति का है। राजकीय पशु की बात करें हम, राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज है। पुष्प है हमारा सफेद लिली, फल आम है, वृक्ष है हमारा वट वृक्ष है बरगद। फसल की बात करें हम तो हमारी सोयाबीन हो जाएगी। राजकीय नृत्य राई है, नाटक माछ है। राजकीय मछली की हम बात करें तो महाशीर, जिसका वैज्ञानिक नाम टोर है। और राजकीय नदी की हम बात करें तो क्या है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? हमारी नर्मदा एवं मछली। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है और कहां पर? लोकसभा में। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में। तो पहला ऑप्शन है 4 और 6 सीटें, फिर 6 और 4 सीटें, 5 और 4 सीटें और 5 और 6 सीटें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 और 6 सीटें। कितनी? 4 और 6 सीटें। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में लोकसभा कितनी टोटल 29 सीटें। कितनी? 29 सीटें, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो अगर अनुसूचित जाति की हम बात करें तो उनके लिए 4 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो उनके लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम।
तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, 10 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है, जिनमें भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन। कौन कौन सी? भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन, ये 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा दोस्तों बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल, ये 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों 4 सीटें हैं एससी शेड्यूल कास्ट के लिए और 6 सीटें हैं एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए। टोटल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29, जिसमें से 10 आरक्षित है हमारी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा आरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति कितनी? 4 सीटें हैं। कितनी? 4। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है जो कि उसमें नहीं आता है? तो भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन या राजगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजगढ़। क्या हो जाएगा? राजगढ़। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश का भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये चारों तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन राजगढ़ नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? राजगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। ये दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब है, इसके लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो टोटल 230 सीटें। कितनी? 230 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा? 47। क्या हो जाएगा? 47।